साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्लाई ऐश का सुंदरवन की पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह वर्तमान में क्यों चर्चा में आया यह विषय, और इस विषय को विस्तार से देखेंगे क्योंकि यह विषय जो है ऐसा है जिससे परीक्षा में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें कि यह चर्चा में क्यों आया। तो अभी हाल ही में पर्यावरण विशेषज्ञों एवं मत्स्य संगठनों ने हुगली नदी में फ्लाई ऐश से भरे हुए बर्गों, बर्ग क्या होते हैं, ये एक प्रकार की नौका होती है, तो भरे हुए बर्गों के डूबने की हालिया घटनाओं को सुंदरवन की पारिस्थितिकी या जो इकोसिस्टम या इकोलॉजी है उसके लिए गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया है। तो आगे इसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये फ्लाई ऐश होते क्या हैं और इसके क्या पर्यावरण के लिए क्या नुकसानदायक हैं ये। तो फ्लाई ऐश के बारे में बात करें तो ये ठोस पदार्थों के दहन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठोस पदार्थ जैसे कि कोयला इत्यादि के दहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। दरअसल जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं या अन्य स्थान पर जहाँ पर भी कोयले को जलाया जाता है तो कोयले के जलने की प्रक्रिया में राख जो होता है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होता है। तो यही जो राख होता है ये फ्लाई ऐश कहलाता है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट फ्लाई ऐश है या जो राख है, इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, लौह ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा अन्य विषैली धातुएं जैसे कि आर्सेनिक, कोबाल्ट, तांबा, ये विषैली धातुएं होती हैं, ये इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तथा ये जो फ्लाई ऐश होते हैं ये वायु तथा जल दोनों को प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ ये श्वसन संबंधी समस्या को भी उत्पन्न करते हैं या श्वसन संबंधी समस्या का भी कारण बनते हैं। इसके अलावा यह पत्तियों तथा मिट्टियों पर या मिट्टी पर पूरी तरीके से जम जाती हैं जिससे वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब पत्तियों पर ये जम जाएंगे तो जो पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह प्रभावित होती है। ये तो हमने कुछ इसके नकारात्मक पक्षों की बात की। ऐसा नहीं है इसके सारे के सारे नकारात्मक गुण हैं, इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, इसके कुछ लाभदायक गुण भी हैं। वो क्या है कि इसके सकारात्मक पक्षों को देखें तो इस फ्लाई ऐश का जो उपयोग है वो निर्माण कार्यों में किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो यह सीमेंट का एक अच्छा विकल्प है, मतलब उसके जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो ये जो फ्लाई ऐश होती है इससे जो ईंटें निर्मित की जाती हैं वो जो नॉर्मल हम लोग ईंटें बनाते हैं उससे ये काफ़ी हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं। चूँकि ये जो फ्लाई ऐश होते हैं ये भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ा देती हैं, इसलिए इससे फसल उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। तो कथन के रूप में आया कि फ्लाई ऐश जो होते हैं फसल की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, तो हाँ सही है, क्यों? क्योंकि ये भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा अब यदि कहा जाए कि ये जो फ्लाई ऐश है इनको रोका कैसे जाए, कि जहाँ से उत्पन्न होते हैं तो इसके रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इनको रोकने के लिए फ्लाई ऐश को इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक आते हैं या पर्सिपेटर, इसको इंग्लिश में पर्सिपेटर कहते हैं, या इसी प्रकार के अन्य जो कण निस्यंदन उपकरण आते हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है कि जहाँ पर जिन संयंत्रों में कोयले जलाए जाते हैं वहाँ पर इसको लगा करके जो फ्लाई ऐश निकलता है उसका अधिग्रहण कर सकते हैं या उसको वहीं पर कैप्चर कर सकते हैं और वायु मिलने से इसको रोका जा सकता है। तो ये जो चीज़ें थी फ्लाई ऐश के बारे में। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट था उसके बारे में बात करें। तो ये जो फ्लाई ऐश हैं तो फ्लाई ऐश से भरी हुई नौकाओं के डूबने में ये जब डूब जाती है तो इससे क्या होता है, हुगली नदी पर तथा दूसरी जो मूरी गंगा है, ये जो मूरी गंगा नदी है ये सागर द्वीप के पास हुगली नदी से मिलती है। तो ये दो नदियों की यहाँ बात की है, एक हुगली नदी, दूसरी मूरी गंगा नदी। मूरी गंगा नदी जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में सागर द्वीप है, यहाँ पे आकर के यहीं पर ये हुगली नदी से मिलती है। तो इन दोनों नदियों में ये जो नौकाओं के डूबने की जो घटनाएं हुई फ्लाई ऐश वाली यहीं पर हुई हैं। लगभग 100 बांग्लादेशी नौकाएं जो हैं जिनमें प्रत्येक का वजन जो है वो 600 से 800 टन होता है, ये नियमित रूप से भारतीय जलमार्गों से होकर के गुजरते हैं और ये फ्लाई ऐश को ले जाते हैं। और इन नौकाओं के माध्यम से भारत के जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं यहाँ से उत्पन्न फ्लाई ऐश को बांग्लादेश में ले जाया जाता है, जहाँ पर फ्लाई ऐश का उपयोग जो है सीमेंट उत्पादन में किया जाता है या ईंट बनाने के लिए किया जाता है। तो अब ये जब जाते हैं तो क्या हुआ, दुर्घटनावश ये क्या हो गए, ये डूबे तो पूरा का पूरा क्या है कि इस जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जाकर के मिल जाता है। तो अब देख लेते हैं ये जो फ्लाई ऐश है इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश में मौजूद जो विभिन्न विषैले तत्व होते हैं, जैसे विषैले तत्वों की बात हमने जब फ्लाई ऐश की चर्चा की तो वहाँ पर हमने बताया, तो विभिन्न विषैले तत्वों के मिश्रण के कारण नदी जो होती है वो क्या होती है, प्रदूषित हो रही है। क्योंकि जो फ्लाई ऐश होते हैं वो जल और वायु दोनों को प्रदूषित करते हैं।
तो ये नदी को प्रदूषित करते हैं तथा ये जो प्रदूषक होते हैं ये मत्स्य उत्पादन तथा उपभोग को भी प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब जल प्रदूषित होगा तो वो जो विषैले तत्व जो हैं, एलिमेंट जो हैं, वो मछली के अंदर जाएंगे। और मछली को जब कोई खाएगा तो क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा, एक आज कोई फूड जो चेन है वो इससे दुष्प्रभावित होगा। तो इससे मत्स्य उत्पादन भी तथा जो उसका उपभोग है वो दोनों ही इससे प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा फ्लाई ऐश जो है ये मैंग्रोव क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर ये बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश क्या होते हैं, धीरे धीरे जब नदी पानी मिलता है तो धीरे धीरे नदी के जल तल में जाकर के जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, उसमें डिजॉल्व तो होते नहीं, तो ये जाकर के तल में जमा हो जाते हैं। तथा फ्लाई ऐश में उपस्थित जो प्रदूषक होते हैं जैसे कि सीसा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जस्ता, आर्सेनिक आदि भी क्या है ये पानी में मिल जाते हैं और ये प्रदूषक जलीय वनस्पतियों एवं जीवों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है कि ये इनका जो है पारिस्थितिकी पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में IWAI, ये जो प्राधिकरण है या सीमा पार जलयानों की आवाजाही को नियंत्रित करती है। मतलब इसी के द्वारा, मतलब यहाँ पर जो जलयान जो हैं भारत से बांग्लादेश जा रहे हैं, इनके नियंत्रण का कार्य को जो है वो इस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो दिक्कत क्या हो रही है, ये जो इस तरह घटनाएं हो रही हैं उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जिन नौकाओं का यहाँ पे प्रयोग होता है वो नौकाएं काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, तो उनको बदला जाए, और दूसरी क्या है कि इनकी मॉनिटरिंग यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुरी गंगा के बारे में, हुगली के बारे में और सागर द्वीप के बारे में, और उसको मैप में भी देख लेंगे कि उसकी अवस्थिति कहाँ है। तो मुरी गंगा जो है यह हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल से बहती है, तथा यह सागर द्वीप को काकद्वीप से, मतलब ये दोनों द्वीप जो हैं बंगाल की खाड़ी में, तो यह जो मुरी गंगा है यह सागर द्वीप को काकद्वीप से जोड़ती है। तथा यह मुरी गंगा हुगली नदी से कहाँ मिलती है, तो सागर द्वीप के पास ये मिलती है। तो याद रखिएगा, कहीं प्रश्न आ जाए कि बंगाल की खाड़ी के कौन कौन से द्वीप बंगाल खाड़ी में स्थित हैं, उसमें ऑप्शन में सागर द्वीप, काकद्वीप रहे, तो याद रखिएगा यह दोनों द्वीप जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं हुगली नदी की। तो हुगली नदी जो है यह गंगा नदी की एक वितरिका है। क्या है, यह एक वितरिका है, तथा हुगली नदी जो है यह कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में गंगा नदी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हुगली नदी जो गंगा की वितरिका है, जबकि मुरी गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सहायक नदी का मतलब ये है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये हुगली नदी जा रही है और ये दूसरी एक नदी आकर के यहाँ पर मिल के फिर ये आगे आगे मिल करके आगे बढ़ती है। तो क्या है, ये सहायक नदी, क्योंकि ये अपना पानी ला करके इस मेन नदी में मिला दे रही है, तो ये सहायक नदी हुई। जबकि वितरिका का मतलब क्या हो गया कि ये गंगा नदी है, इससे यदि एक धारा निकल कर, ये पूरी मेन गंगा नदी और यहाँ से एक धारा जो है इसकी निकल कर दूसरी तरफ चली जाती है, एक नदी का रूप धारण कर लेती है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी वितरिका कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इससे पानी लेके जब मेन नदी से पानी जा रही है, निकल करके दूसरी नदी बन जा रही है, तो वो वितरिका होगी। और जब नदी आकर के मिल रही है, मतलब अपना पानी मेन नदी में ला करके मिला रही है, तो वो सहायक नदी होगी। तो यदि कहीं पर परीक्षा में पूछ ले कि गंगा की सहायक नदियों के नाम दे दे, जैसे कि यमुना, सोन, गंडक, और उसमें हुगली भी हो, तो ये चुनना हो कि इसमें कौन सी सहायक नदी है। तो इसको याद रखिएगा, हुगली गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि गंगा की एक वितरिका है। अब यदि इसको यहाँ पर मैप में देखा जाए, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका यहाँ मैप में देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर ये देखेंगे तो ये सागर आइलैंड है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका सागर आइलैंड है, और इधर आपका मुरी गंगा नदी है, और ये आपकी हुगली नदी है। तो यहीं पर आकर के ये मिलती है, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। आगे देखें, अब सागर द्वीप के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो सागर द्वीप जो है यह हुगली नदी और मुरी गंगा तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा, तथा यह द्वीप जो है यह उच्च ज्वार जब हाई टाइड आती है तो उस समय ये समुद्री लहरों से प्रभावित रहता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में, या IWAI के संबंध में। तो अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु IWAI अर्थात भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर
1986 को की गई थी। कब की गई थी? 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती थी? यह जहाज रानी मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अधीन एक सांविधिक निकाय है। अब यहाँ पर एक प्रश्न देख लेते हैं फ्लाई ऐश से संबंधित, जो कि IAS 2015 में यह प्रश्न पूछा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि फ्लाई ऐश पे किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो यहाँ प्रश्न यह है कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? तो हमें सही कथनों को चुनना है। पहला कथन है कि फ्लाई ऐश का उपयोग जो है यह भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है इसका। दूसरा है फ्लाई ऐश का जो उपयोग है यह कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न अर्थात इसके विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त या टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं। तो ये 3 कथन हैं, हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या केवल तीसरा सही है। तो इसको आप थोड़ा सा पॉज करके आप चाहे तो खुद से इसको सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब यदि मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका जो पहला कथन है यह सही है कि जैसा कि हम लोगों ने बात की कि यह ईंटों के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह सीमेंट के विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, तो यह गलत है क्योंकि हम लोगों ने बात की फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्युमिनियम, लौह ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा अन्य विषैले धातु भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होता, तो यह गलत है क्योंकि हमने बात की है कि इसमें टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जैसे कि आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, तांबा है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तीसरा कथन है ये गलत हो जाता है, तो केवल पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पर विकल्प आप देखेंगे तो ये ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यदि आपको केवल ये पता हो कि तीसरा वाला गलत है, इसमें ये टॉक्सिक वाला अगर ढूंढ लें कि इसमें टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होते हैं, ये कथन गलत हो गया, तो आप ये तीसरे को एलिमिनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सीधे ए ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सचेत के बारे में। यह सचेत क्या है और वर्तमान में यह चर्चा में क्यों आया? तो सचेत कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत के रक्षा मंत्री ने देश में ही बनाए गए तटरक्षक बल कि एक गश्ती जहाज जिसका नाम सचेत है और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं जिसका नाम है C-450 और C-451 इनको राष्ट्र को समर्पित किया है। अब सबसे पहले हम सचेत की बात करें तो सचेत का जो डिजाइन एवं निर्माण है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसे अत्याधुनिक नौवाहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है तथा भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत जो है यह 5 अपतटीय गश्ती जो जहाज हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल उनकी श्रृंखला में यह पहला पोत है। अब यदि इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 105 मीटर है और वजन जो है 2350 टन है। जब इसकी स्पीड जो है अधिकतम स्पीड जो है वो 26 समुद्री मील है और इसको नॉट में व्यक्त किया जाता है तथा इसमें 2 डीजल इंजन लगे हैं जिनकी क्षमता जो है वो 5100 किलोवाट की है तथा यह पोत जो है यह तीव्र तलाशी एवं बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन वाले 1 हेलीकॉप्टर और उच्च गति वाली 4 नौकाओं आदि को ले जाने में सक्षम है। ये इसकी कैपेसिटी है। अब बात कर लेते हैं इंटरसेप्टर नौकाओं के बारे में। जो 2 इंटरसेप्टर नौका हैं इनको समर्पित किया गया है जिनके नाम है C-450 और C-451। इसे हजीरा स्थित, हजीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है, तो हजीरा स्थित लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है और ये नवीनतम नौवाहन तथा जो संचार उपकरण हैं इनसे इनको सुसज्जित किया गया है। यदि इनकी संरचना की बात करें तो ये 30 मीटर लंबी ये नौकाएं 45 समुद्री मील या नॉट से भी तेज गति से चलने में सक्षम हैं और इन्हें उच्च गति अवरोधन तट के निकट गश्ती एवं कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया जा सकता है। अब यदि इनके महत्व या इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल होने पर इन पोतों और इन इंटरसेप्टर को राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इनकी निगरानी, तटीय सुरक्षा आदि के लिए उपयोग में लाया जाएगा तथा जो हमारा भारतीय तटरक्षक बल है या इंडियन कोस्ट गार्ड यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा
तटरक्षक बल है तथा यह न केवल हमारे समुद्र तट एवं तटीय समुदाय की रक्षा करता है बल्कि आर्थिक गतिविधियों एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में समुद्री पर्यावरण की भी रक्षा करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब यदि इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें भारतीय तटरक्षक या इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो शांति काल अर्थात जब युद्ध नहीं होता है तो शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो शांति काल मतलब जब यदि युद्ध होगा तो पूरी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो नेवी की होगी। तथा इसका मंत्रालय कौन है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और तटरक्षक दिवस जो है यह प्रत्येक 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है इसके बारे में कर लें। तो यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर के माध्यम से उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये फिगर है आपका। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है जिसको हम लोग अंक्लास के नाम से जानते हैं, UNCLOS, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ UNCLOS, अंक्लास अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो ये इस कानून के तहत जो है कि किसी भी जो समुद्री क्षेत्र होता है, किसी भी देश का जो समुद्री क्षेत्र है उसको, या कह सकते हैं जो समुद्री क्षेत्र है उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो एक आपका होता है इंटरनल वाटर, ठीक है, दूसरा है टेरिटोरियल सी, तीसरा है कंटिजेनियस जोन और चौथा है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और जो 5वां आपका होता है इसे आप हाई सी के नाम से जानते हैं। अब ये पांचों क्या है इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जिससे कि आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में थोड़ी समझ हो जाएगी। तो जो इंटरनल वाटर होता है ये एक तरीके से समुद्र के किनारे का तटवर्ती क्षेत्र होता है, जैसे कि जहाँ पर कोई झील है या कोई लैगून है जो समुद्र से मिल रही हो, या यहाँ पर कोई पोर्ट हो या कोई स्मॉल वे हो, ठीक है, जो खाड़ी हो, या कोई नदी जो है आकर के समुद्र से मिल रही हो। तो ये पूरा इलाका ऐसा जो जलीय क्षेत्र होगा वो इंटरनल वाटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इंटरनल वाटर की यदि यहाँ पर देखें कि यहाँ इसके लिए स्टेट के पास क्या अथॉरिटी होती है, तो यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ होंगी उस पर पूरा स्टेट का कंट्रोल होता है, बिना उसकी मर्जी के यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जल के ऊपर सरफेस पे और सरफेस के नीचे था तल पर और आसमान में जो एयर स्पेस होगा उस पर भी उस स्टेट का ही पूरा हक होता है। तथा इस क्षेत्र से कोई भी विदेशी मतलब किसी दूसरे देश का जो कोई जलयान है उसको यहाँ से गुजरने की, इंटरनल वाटर से गुजरने की परमिशन नहीं होती है। तो ये तो एक है। दूसरा आप बात कर लेते हैं टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल सी क्या होता है? ये बेस लाइन, ये जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन मतलब जहाँ तक इंटरनल वाटर होता है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक जो होती है ये आपका टेरिटोरियल सी होता है। टेरिटोरियल सी में यदि मतलब अथॉरिटी की बात करें कि स्टेट क्या यहाँ पर उसको क्या क्या अधिकार होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो सरफेस और जो तल होता है इस पर पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा जो एयर स्पेस होता है उस पर भी उस स्टेट का ही पूरा अधिकार होता है इसके संबंध में रेगुलेशन बनाने का। परंतु यहाँ पर ये होता है कि जैसे हमने यहाँ कहा कि इंटरनल वाटर में कोई विदेश का मतलब दूसरे देश का जो कोई पोत है वो नहीं जा सकता है, परंतु यहाँ जो टेरिटोरियल सी होता है यहाँ से होकर के दूसरे देश का जो कोई जलयान है उसे इनोसेंट पास का अधिकार मतलब परमिशन होती है, इनोसेंट पास कर सकता है। इनोसेंट पास का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जलयान कि जो किसी गलत इरादे से ना आया हो, मतलब स्मगलिंग ना कर रहा हो, या इस देश की मतलब जिस देश के टेरिटोरियल सी से गुजर रहा है उस देश की जासूसी ना कर रहा हो, या हमला करने की फिराक से ना आया हो, मतलब उसके पोत पर कोई अवैध हथियार ना हो, कोई हथियार वगैरह ना हो, तो ऐसे पोत को यहाँ पे जाने की परमिशन होती है। आगे चलते हैं। अगला आपका आता है कॉन्टिजेनियस जोन। ये आपका कह सकते हैं बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल या टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल तक ये होता है।
अब यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो होता है ये इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, मतलब जो हवाई क्षेत्र होता है इस पे इस देश का ही अधिकार नहीं होता, बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय उसमें आ जाता है। परंतु यहाँ पर भी क्या होता है कि सरफेस पे और तल पर जो भी संसाधन, मतलब यहाँ पे जैसे समुद्री संसाधन होते हैं या रिसोर्सेस होते हैं या जो भी यहाँ गतिविधियाँ होंगी, उस पर पूरा कंट्रोल जो होता है वो स्टेट का ही होता है, जिस देश का है उस देश का ही यहाँ पर पूरा का पूरा होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, चौथा जो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी आया था। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस होती है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। तो यहाँ पर भी पूरा जो यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होंगी या यहाँ पर जो भी रिसोर्स होंगे या जो मिनरल होंगे उनके एक्सप्लोरेशन, मतलब उनके उत्खनन का या जो भी इस्तेमाल का जो भी पूरा अधिकार होगा वो स्टेट का होता है। मतलब जिस देश का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उस देश का ही इस पर पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ पर सरफेस पे या तल पे, परंतु इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ऊपर का जो हवाई क्षेत्र होता है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में आता है, मतलब यहाँ से हवाई मतलब प्लेन जा सकते हैं, इस पर स्टेट जो है या देश कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आपका हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे भी पूरा का पूरा स्टेट का ही या देश का ही पूरा हक होता है। अब इसके आगे ये जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इसके बाहर आगे जो समुद्री क्षेत्र होता है वो आपका आता है हाई सी के अंतर्गत आता है, मतलब ये इंटरनेशनल क्षेत्र होता है, इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। तो यह कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर यह याद रखिएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला है आपका समर्थ। तो यह समर्थ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो समर्थ, जिसको आप इसका पूरा जो नाम है इसको इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग समर्थ या समर्थ इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग EPR कह सकते हैं। तो हाल ही में इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग समर्थ, जो कि एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कुरुक्षेत्र में क्रियान्वित किया गया। तो चूंकि यह क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसको इस IIT कुरुक्षेत्र में इसको लगाया गया है या इसको इनबिल्ड किया गया है, जिसको विश्व बैंक द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम या इंग्लिश में कहें तो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम TEQIP, इसके तहत भाग लेने वाली इकाई के रूप में यह जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है। अब इस पहल का जो उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य जो है संस्थान या जो जहाँ पर भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा उस संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि स्वचालित कैसे है, पहले आगे देख लें। तो इसका मिशन, इस जो ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इसका मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना या इंग्लिश में कहें तो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम, जो शॉर्ट में NMEICT के नाम जानते हैं, इसके तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग EPR विकसित किया है। तो यहाँ पर थोड़ा समझें कि यह EPR होता है क्या है, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जिसका काम क्या होता है, यह जिस भी संस्था में, जैसे कि कुरुक्षेत्र IIT कुरुक्षेत्र में लगाया गया है, तो इस संस्था के जो डे टू डे के जो भी कार्य होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनका मैनेजमेंट करने का या उनको मैनेज करने का कार्य होता है। अब डे टू डे एक्टिविटीज़ मतलब कि जैसे कि अकाउंटिंग संबंधित कोई चीज़ जो हो रही है वहाँ पे संस्था में, या कोई प्रोक्योरमेंट का कोई काम है, मतलब कोई संस्था कोई चीज़ खरीदारी कर रही है उसको देखना है, या कोई रिस्क मैनेजमेंट है, या इस तरह से कोई भी जो भी गतिविधियां हैं, तो वो उसको मैनेज करने का कार्य जो है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा किया जा सकता है। तथा इससे क्या होगा कि इससे जो संस्था होगी उसकी जो मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन क्षमता है, या कह सकते हैं प्रबंधन और जो प्रशासनिक क्षमता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसी के तहत उनको इम्प्रूव करने के लिए ही इस प्रोजेक्ट को लाया गया है या इस पहल को प्रारंभ किया गया है। तो जो यह EPR समर्थ है, यह सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए एक खुला मानक
खुला स्रोत संरचना या इंग्लिश में कहें तो ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित मापनीय एवं विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यंत्र है। स्वचालन यंत्र मतलब वही जो हमने अभी बात की ना, कि यह क्या करेगा बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के। तो जैसे कि यदि किसी को कोई प्रोक्योरमेंट करना है, किसी को भी या संस्थान को कोई चीज़ खरीदना है तो वो ऑनलाइन माध्यम से इसके माध्यम से कर सकेगा। यदि किसी छात्र को कोई शिकायत पत्र देना है या फीस जमा करना है या अपना ऐसा कोई और कार्यक्रम करना है या रिजल्ट उसको लेना है, तो यह कह सकते हैं कि इस विंडो के माध्यम से वह अपना कार्य जो है स्वचालित माध्यम से कर सकता है। तो एक प्रकार से यह क्या है, हमने कहा कि यह ई गवर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जो ई गवर्नेंस में जो सुविधाएं होती है उसमें क्या होता है कि ई गवर्नेंस में कि जो भी सरकार की या संस्था की जो सेवाएं हैं उसको हम ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं या इजीली वे में किस प्रकार से उन सेवाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यही ई गवर्नेंस का जो हो तो मोटो होता है। तो इसी के तहत इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो यह विश्वविद्यालय उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का कार्य करेगा तथा समर्थ ईपीआर के माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से सूचना के निर्बाध उपयोग एवं विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग से यहाँ के विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तो विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होने के साथ इनकी जो शिक्षा या जो शैक्षिक जो माहौल होगा उसमें भी गुणवत्ता आएगी। अब बात कर लेते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में या इंटरनेशनल नर्सेस डे। यह 12 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस दिवस का आयोजन जो है मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में किया जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक नर्सिंग की जनक यदि पूछा जाए किसको माना जाता है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। तो इन्हीं की याद में इनके जन्म दिवस की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यह समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करने का कार्य करता है या चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है नर्स दिवस की वह क्या है, याद रखिएगा इस बार नर्स दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस तरह की पूरे विश्व में कोविड-19 की महामारी चल रही है तो इसमें जो नर्सेस जो डॉक्टर हैं इससे लड़ने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस वजह से भी क्या है, नर्सों की महत्ता जो है वो आज के माहौल में कोविड-19 की जो महामारी है वहाँ पर इनकी महत्ता बढ़ जाती है। तो नर्स दिवस जो है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है या इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। याद रखिएगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तथा इस दिवस को सर्वप्रथम वर्ष 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN द्वारा मनाया गया था, किंतु जनवरी 1974 में से यह दिवस जो है 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सालगिरह पर मनाया जाने लगा। अब थोड़ी चर्चा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कर लें। तो ये एक ब्रिटिश नागरिक थी। इन्होंने युद्ध में घायल एवं बीमार सैनिकों की सेवा की, इसी के लिए इनको जाना जाता है। तथा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1850 के दशक में क्रीमियन युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंधक के रूप में कार्य किया और इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। और इनके विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफ़ी प्रभावित हुई, मतलब इसमें काफ़ी सुधार हुआ। और इन्होंने ही सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार से स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ से किसी भी महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है, मतलब हेल्थ सुविधाओं को बढ़ा करके किस प्रकार से महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अब थोड़ा सा ये जो हमने यहाँ पे कहा क्रीमियन युद्ध के बारे में, तो क्रीमियन युद्ध के बारे में थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो यह 1850 के दशक में, तो एग्जैक्ट जो है 1853 में होता है और ये 1855-56 तक चलता है। यह युद्ध जो है लड़ा किसके बीच में गया था, तो एक तरफ जो थे वह इंग्लैंड था, फ्रांस, टर्की था और दूसरी तरफ जो था रूस था। और ये क्रीमिया जो प्रदेश है यदि आप मैप में देखेंगे तो उस समय तो यह रशिया के कब्जे में था, चूँकि रशिया जो था इसका क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विस्तारित था तो रशिया के कब्जे में था। और यदि मैप में देखेंगे तो क्रीमिया क्षेत्र को, तो ये जो ब्लैक सी है, काला सागर, वहाँ पर आता है। तो इनके मध्य में इस क्षेत्र को लेकर के ये क्रीमियन युद्ध हुआ था और यह जो पूरा युद्ध था या एक तरीके से कह सकते हैं अनिर्णायक था, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया था। तथा यदि वर्तमान में यह इस क्रीमिया प्रदेश की बात करें तो यह क्रीमिया जो 2014 के पहले तक जो ये है ये रशिया के पास नहीं था, तो ये यूक्रेन के कब्जे में आता था।
2014 के पहले या यूक्रेन के क्षेत्र में आता था, परंतु 2014 में रशिया ने क्या किया, इस पर अटैक करके इस पर कब्जा कर लिया। तो इस समय क्रीमिया जो है वह रशिया के अंतर्गत है, और मैप में आप देखेंगे तो यह यूक्रेन और रूस के बीच में है और वहाँ पर ब्लैक सी के बगल में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा तथा उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको भी विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।